नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। यूपी की 8 सीटों पर प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। दूसरे चरण का 26 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट और बागपत लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। और मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ाने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्रथम चरण का मतदान है 8 सीटों पर काफ़ी कम हुआ। अगर पिछले जो मतदान हुआ है उसकी हम बात करें तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो रहा, लेकिन वो ओवरऑल काफ़ी कम रहा। इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस बार पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस बार जो मतदान होना है दूसरे चरण का, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, मतदाताओं का रुख क्या कह रहा है और क्या समीकरण बन रहे हैं, किस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, इस सारी चीज़ों को हम लेकर बात करने वाले हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यासिर रजा साहब, जो राजनीति की काफ़ी गहरी समझ रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है रिपोर्टर नेहा त्यागी जी, और मेरे साथ इधर मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर राजकुमार सैनी जी। हम आप सभी से इस संबंध में चर्चा करेंगे कि जो अगले चरण का मतदान है, दूसरे चरण का जो 26 अप्रैल को मतदान होना है, उसे लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसा माहौल अभी पश्चिमी यूपी में नज़र आ रहा है। सभी जो दिग्गज नेता हैं वो मेरठ और बागपत में इवन डेरा डाले हुए हैं। आज शाम तक हालांकि चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस माहौल के बीच क्या समीकरण तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले मैं माइक दे रही हूँ यासिर रजा साहब को। शुक्रिया डिम्पल जी। देखिए, ये दूसरा चरण है जो 26 तारीख को जिसके लिए मतदान होना है, और आज शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों ने और सभी दलों ने बहुत मेहनत की है। किसी के बारे में ये कहना कि वो जीत रहे हैं या ये हार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। जहाँ तक रही बात इस चरण में मतदान प्रतिशत की, जो हम 2019 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमरोहा में 70% वोटिंग हुई और वहाँ से दानिश अली जो बसपा के कैंडिडेट थे उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार भी दानिश अली मैदान में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से है। बसपा ने यहाँ इस बार मुजाहिद हुसैन को उतारा है। वहीं भाजपा की तरफ से पुराने प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर हैं। चुनाव दिलचस्प होगा। और आपको याद होगा कि संसद में एक घटना भी हुई थी जिसमें रमेश बिदूड़ी ने कुछ अपशब्द बोल दिए थे, जिसको भी लेके काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। उसी के बाद दानिश अली ने कांग्रेस का दामन थामा था। अलीगढ़ में पिछले बार 52%, इस बार वहाँ सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाना। वहाँ से इस बार सतीश गौतम एक बार फिर भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं वो मैदान में हैं। वो 2014 में भी सांसद थे, 2019 में भी चुने गए और एक बार फिर वो मैदान में। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से विजेंदर सिंह को उतारा है। हमारे संस्करण में 2 सीटें हैं, बागपत और मेरठ। यहाँ प्रत्याशियों ने और राजनीतिक दलों ने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, मेरठ की बात करें तो अरुण गोविल हैं, जो जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, भाजपा के कैंडिडेट हैं वो। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा है, जो पहले मेयर रह चुकी हैं यहाँ पे और इस वक्त सांसद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। देवव्रत त्यागी हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। ये 3 का मुकाबला है यहाँ पे। इसके अलावा बागपत की बात करें तो राजकुमार सांगवान आरएलडी प्रत्याशी हैं। भाजपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरपाल शर्मा है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रवीण बंसल हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार मत प्रतिशत बढ़ाना एक बार फिर शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। इस बार चुनाव फ्राइडे के दिन पड़ रहा है, शुक्रवार के दिन। तो लोगों ने 3 दिन लगातार छुट्टियां पड़ ली हैं। उसके बारे में नेहा जी बताएंगे विस्तार से। इस बार पिछले प्रदर्शन को दोहराना अमरोहा के लिए चुनौती होगी और अलीगढ़ के लिए उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाना चुनौती होगी। जहां तक मेरठ की बात है, मेरठ में 64.18% हुआ था। क्योंकि इलेक्शन शुक्रवार को हो रहा है, 3 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की। और ये पहाड़ से बिल्कुल नज़दीक का इलाका है, तो लोग घूमने का भी प्लान बना रहे हैं। उसके बारे में नेहा जी तफसील से बताएंगी। जहाँ तक दूसरे चरण की बात है, इस चरण में मेरठ और बागपत के अलावा गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा में भी चुनाव होने जा रहा है। इसमें ख़ास बात यह है कि 2 फ़िल्मी हस्तियां इस चरण में किस्मत आजमा रही हैं। इसमें एक अरुण गोविल जी हैं और दूसरी हेमा मालिनी जी हैं, जो मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही भाजपा कैंडिडेट हैं। हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। 2014 में वो सांसद बनी थी और 2019 में भी वो सांसद थी। इसी तरह भाजपा ने जो 8 सीटों पे पिछली बार कैंडिडेट थे, उसमें से 5 को रिपीट किया है। वो तीसरी बार चुनाव मैदान में है। कुल मिला के इस फेस में चुनौतियां मत प्रतिशत को बढ़ाने की हैं। जी डिम्पल जी।
बिल्कुल, मतदान करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने रोज़ के दैनिक कार्य कर रहे हैं। और जागरूक मतदाता होने के नाते मतदान करने आप अवश्य जाएँ 26 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को जैसा कि अभी सर ने बताया कि 3 दिन की लगातार छुट्टियाँ होने वाली हैं, एक लॉन्ग वीकेंड लोगों को मिलने वाला है। तो इस लॉन्ग वीकेंड पे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि घूमने निकल जाते हैं, और यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी सब पास में है, तो लोग छुट्टियाँ प्लान कर रहे होंगे। और स्कूलों की भी छुट्टियाँ रहेंगी, तो पेरेंट्स भी प्लान कर रहे होंगे कि किसी लॉन्ग वीकेंड के साथ छुट्टी पे किसी ट्रिप पे निकल जाएँ। मैं नेहा त्यागी जी से जानना चाहूँगी कि इसे लेकर उनका क्या कहना है? कहीं जो मतदाता हैं वो कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं? और महिला आबादी जो है, महिला मतदाता जो हैं, उनको लेकर उनका क्या कहना है? हम उनसे जानते हैं। धन्यवाद डिम्पल जी। अ, 26 अप्रैल को चुनाव होना है। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। उसके बाद में शनिवार इतवार को 2 दिन लगातार छुट्टियां पड़ने की वजह से सुनने में आ रहा है कि लोग बाग मेरठ के नज़दीक उत्तराखंड होने की वजह से ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो जिसमें वो मसूरी, नैनीताल, देहरादून जा सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की और चुनौती हो मुश्किल या जाएगी। चुनौतियां बढ़ गई हैं कि उनको इस ओर भी रुख करने की ज़रूरत है। पहले चरण में मतदान कम हुआ है, इसलिए देखा जा रहा है कि दूसरे चरण में मतदान बढ़ना चाहिए। वहीं हम महिला वोटरों की बात करें, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलकर मतदान करेंगी, तो मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। पहले चरण में महिलाओं ने भी मतदान कम किया है, तो प्रशासन को देखना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर निकलकर मतदान करें। लेकिन लेकिन नेहा जी, ऐसा भी तो सुनने को मिल रहा है कि कुछ स्कूलों ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि कहीं ट्रिप पर ना निकल जाएं लोग, कि उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। इसको रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास मतलब किया है। प्रशासन की ओर से पहले 4 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, लेकिन कुछ स्कूलों की ओर से मांग करने पर 2 दिन की छुट्टियां कम कर दी गई हैं, तो स्कूलों की ओर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराएं। तो ये भी हो सकता है कि जो ज़्यादा ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे थे, वो कैंसिल भी कर चुके हों। और इस वक़्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक श्री नितिन यादव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पिछले चुनावों को लेकर और इस बार जो चुनाव प्रथम चरण का हो चुका है, मतदान प्रतिशत भी हमारे सामने आ गया है। तो क्या उनके अनुभव कहते हैं? और बागपत और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में मायने रखती हैं सीटें। और बागपत में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। उसको बचाने के लिए वो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि वो इस चुनाव को लेकर उनके अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, दोनों सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जो आप बात की आपने जयंत चौधरी के प्रतिष्ठा दांव पे, उनकी पारिवारिक सीट है, उनके खानदान की सीट है। बिल्कुल सही। और जो गठबंधन भाजपा के साथ जयंत चौधरी ने किया, कहीं न कहीं उस जब उसके प्रति थोड़ी-सी नाराज़गी उनके वोटरों में, उनके समर्थकों में हुई, तो उन्होंने जो प्रत्याशी खड़े किए, ये संदेश देने के लिए कि मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है, बिल्कुल। ये संदेश देने के लिए खड़ा किया और कहीं न कहीं उसमें वो कामयाब भी होते दिखाई दिए। ऐसे में अगर उस सीट पे कुछ नतीजे में ऊँच-नीच होती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो इस गठबंधन पे ही खड़ा होगा। एक तबका भाजपा में ऐसा है जो इस गठबंधन को नहीं चाहता था, ख़ासतौर से भाजपा के तमाम जाट नेता हैं जो इस गठबंधन से बहुत खुश नहीं दिखते थे। अब तो ठीक है, चुनाव है, तो सब साथ लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं के खिलाफ लड़के उन नेताओं ने अपनी ज़मीन तैयार की थी। तो ऐसे में अगर ये इन सीटों पे ख़ासतौर से बागपत में कुछ समस्या परेशानी जीतने में रालोद भाजपा को आती है, तो उसके देश की राजनीति पे बड़े प्रभाव होंगे। सिर्फ़ उत्तर प्रदेश और अगला विधानसभा चुनाव तक और आने वाले दिनों तक। खासतौर से मेरठ सीट की अगर हम बात करेंगे, तो अरुण गोविल को लड़ाने का जो मुझे लगता है मंशा भाजपा प्रबंधन की या भाजपा मैनेजमेंट की रही थी, वो ये थी कि ना सिर्फ उनकी राम की छवि को मेरठ में भुनाया जाए, बल्कि जो आसपास की सीटें हैं, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हिंदुत्व की एक बड़ी लहर इन सीटों पे रही है, जो इस बार थोड़ी-सी कम दिखी। तो उम्मीद ये मानी जा रही थी कि अरुण गोविल अगर आएँगे, तो वो जो राम का नाम है, वो बाकी सीटों पे भी असर करेगा। हालाँकि ऐसा होता दिखाई बाकी सीटों पे तो नहीं दिया। यहाँ भी स्थानीय स्तर पर भी थोड़ा बहुत विरोध का सामना अंदर खाने करना पड़ा। हालाँकि अभी भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे सांसद हों, चाहे एमएलसी हों या विधायक हों, सब उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए, अगर मेरठ सीट का नतीजा अगर यहाँ से कुछ बदलाव होता है, तो इसके जो परिणाम है उसके भी, वही पूरे देश भर में राम नाम की जो राजनीति है वो भी, और हिंदुत्व की जो राजनीति है, उसपे काफ़ी असर भविष्य में डालेंगे। हो सकता अब सवाल है कि मतदान प्रतिशत।
जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस वक्त देश की राजनीति में सबसे चर्चित कोई अगर शब्द है, बिंदु है, वो है मतदान प्रतिशत। बिल्कुल सही। कई सीटें ऐसी हैं जिनमें 8 से 10% तक मतदान गिरा है। इसको ऐसे आंकड़े समझिए, अगर कहीं 10 लाख वोट डले हैं हम्म। और 10% वोट कम है, आप समझिए कि 1 लाख वोट कम डले हैं। कम डले। और वो 1 लाख वोट किसी भी नतीजे को प्रभावित करने के लिए, किसी को हराना जिताने के लिए बड़े पर्याप्त हो सकते हैं। वो भी तब जब मेरठ की सीट का पिछली बार, मुजफ्फरनगर की सीट का पिछली बार, और मुझे लगता है इन पहले चरण की 8 में से तमाम सीटों के नतीजे 1 लाख से नीचे कम अंतर पर रहे थे। बागपत में भी पिछली बार का अंतर कम था, शायद 22-24 हजार था, 22,000 के आसपास का था। 10 या 11,000 का अंतर मुजफ्फरनगर में 6,000 का था। मेरठ में भी 4,700। आप समझिए तो ये जो वोटिंग परसेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तमाम तैयारियों के बावजूद, तमाम दिक्कतों की दिग्गजों की रैलियों, भाषणों के बावजूद, अगर ये थोड़ा सा कम, इवन जितना अंतर कम यासिर जी बता रहे हैं 4,000 मेरिट का, महज 1 या 2 बूथ किसी को हराने और जिताने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर 2 बूथों पे नतीजे किसी एक गांव में ऐसा हो जाए, जिस कुछ गांव में इस बार देखने को मिला कि उन्होंने अपनी स्थानीय मुद्दों को लेकर भी, मुजफ्फरनगर में टंडेड़ा गांव था जहां लोगों ने सड़क न बनने को लेके, अपने मुद्दों को लेके वोट ही नहीं करा। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की, खास तौर से भाजपा की चिंता तो जरूर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की है। और मुझे लगता भी है कि बढ़ा दिखाई देना चाहिए। जैसे कि सैनी जी ने अभी पिछले दिनों खबर भी लिखी थी कि किस तरह से सभी टीमों ने अपना प्रबंध। इससे एक बात और हुई है, विपक्ष को भी ये उम्मीद जगी है कि जब 2014 के चुनाव में या कुछ सीटों पे जो बड़े अंतर से भाजपा जीती थी, तो उस अंतर को पाटने का एक तरीका विपक्ष को भी लग रहा है कि वो अपने हिस्से का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लें। और दूसरी बात, जो नेहा जी छुट्टी की बात कर रही थी, ये भी बड़ा, मुझसे किसी ने मजाक में कहा कि लोग आजकल धार्मिक पर्यटन पे बहुत जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं शुक्रवार शनिवार मिला के सब जो है किसी किसी धार्मिक हिस्से में निकल जाएं, या आसपास आमतौर पर जो है मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में ट्रेंड है देहरादून मसूरी जाने का, वहां निकल जाए। तो ये भी सभी पार्टियों के जहन में, दिमाग में होगा जरूर। और मुझे लगता है जो गलती गलती के हैं, जो सभी पार्टियों के कैडर ने पहले चरण में की है, इसको सुधारेंगे और ये मतदान प्रतिशत आपको साथ बढ़ा हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक और ये सवाल भी है कि कहीं न कहीं अगर देखें तो बागपत में, मेरठ में जो दिग्गज हैं वो लगातार रैलीज़ कर रहे हैं। सीएम योगी ने कल मेरठ में रोड शो किया और वो भी ऐसी जगह पे किया जो सेंसिटिव मानी जाती है। वो प्रॉपर्ली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इवन जब बागपत में कल चौधरी परिवार की बहू भी राजनीति के मंच पर दिखाई दी हैं। तो क्या कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को वो एक मत प्रतिशत कम होने का कहीं न कहीं डर सता रहा है? आप क्या कहते हैं? नहीं, इसको आप डर से ना जोड़िए, इसको उनकी ताकत से जोड़िए। आप इसको ऐसा नहीं, उनकी जो कि भाजपा ने पिछले चुनाव में शायद 2014 के या 19 में हाँ जी। बहुत अच्छा प्रदर्शन इस इलाके में किया है। तो वो उनकी ताकत भी है कि उनके पास बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। आप हुँ, हुँ। सोचिए कि खुद मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं। हाँ जी, जयंत चौधरी लगातार कैंपेनिंग कर बिल्कुल रहे सही। हैं। चारू को भी इस तरह से कैंपेनिंग करते हुए पहले के चुनावों में नहीं देखा गया, जिस तरह से वो कर रही इस हैं, बार कर अग्रेसिव रहे हैं। कैंपेनिंग कर रही हैं। तो दोनों बातें, एक तो जो गठबंधन है, जयंत चौधरी अब से पहले, इस गठबंधन से पहले किसानों की राजनीति पे, तमाम मुद्दों पे केंद्रीय सरकार को घेरते आ रहे हैं। ऐसे में वो उनके साथ अगर खड़े हुँ, हैं, हुँ। और उन्होंने जो उसको बदला भी है कि उन्होंने कहा मैं पलटी नहीं है, ये पास, पटखनी देना ये बोलते हैं पटखनी इसको। देना हाँ जी। बोलते हैं। तो उनकी पटखनी देने की परीक्षा है। तो मुझे लगता है कि हम इसको उनका डर ना होके उनकी ताकत झोंकने से ताकत जोड़ें से तो जोड़ें। ज़्यादा बेहतर है, कि उन्होंने बिल्कुल। अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वो कैसे पटखनी देंगे। और चूंकि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज ने थोड़ा मामला उलझा दिया है, कोई भी दल स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसमें चाहेंगे वो खास तौर से, और बागपत की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए इन दोनों सीटों में एक कॉमन बात और है। सपा ने कई बार प्रत्याशी बदले, मेरठ में कई प्रत्याशी बदले, हुँ, बागपत में हुँ, कई हुँ। प्रत्याशी बदले। कहीं ना कहीं सपाइयों को लगता है कि ये जो भी बदलाव है, उस वक्त तो स्थिति खराब रही, पर अभी जातिगत समीकरणों के लिहाज से उन्होंने ठीक बैलेंस्ड है। बदलाव किए हैं, बैलेंस किए हैं। हुँ, आ, बागपत में पूर्व विधायक जो अमरपाल शर्मा खड़े, ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी संख्या है। ब्राह्मण भाजपा का वोटर रहा है। और बागपत लोकसभा की जो 2 सीटें हैं, खासतौर से मोदीनगर और बड़ौत, वहां अक्सर ब्राह्मण विधायक बनते रहे हैं और ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में अगर अमरपाल शर्मा ब्राह्मण वोटों में सेंध मारेंगे, तो जो बड़ी लीड मोदीनगर विधानसभा खास तौर से 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर की लीड अक्सर देती है, अगर वो लीड उन इलाकों में घटाने में कामयाब होंगे, तो वो एक चिंता बीजेपी आरएलडी गठबंधन के लिए होगी। होगी। उसके लिए वो अपना जो सॉलिड वोट है, कंसोलिडेट वोट है, उसको मजबूत करना कोशिश पूरी कर रहे हैं। पूरी कर रहे होंगे। दूसरा, बसपा ने भी जो, क्योंकि किसी चुनाव में आमतौर पर हम जो देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कई बार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाता है वोट बैंक का। क्योंकि इस चुनाव में इन दोनों ही सीटों पे कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, नहीं। और तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जातियों और बिरादरियों के लिहाज से दावा कर रहे हैं
चाहे वो मेरठ की सीट हो, चाहे वहाँ की भाजपा ऐसा नहीं कर रही हालांकि, लेकिन जो दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं वो तो इस तरह से प्रचार ही कर रहे हैं कि हमारी बिरादरी के वोट हमारे साथ रहेंगे, प्लस विपक्ष के नाम पे मुस्लिम वोट और दूसरे वोट मिलेंगे और हम जीत जाएंगे। तो बागपत में उस लिहाज से, क्योंकि बसपा से जो कैंडिडेट हैं वो गुर्जर हैं, सपा से ब्राह्मण हैं, और आरएलडी का तो गढ़ है, तो राजकुमार सांगवान जी वहां से जाट हैं, तो वो जो जातियों की लड़ाई है वो भी इस लोकसभा में बड़ी रोचक होने वाली है। और अब मैं राजकुमार सैनी जी से जानना चाहूंगी कि मत प्रतिशत को बढ़ाने की हर संभव प्रत्याशी कोशिश में जुटे हुए हैं। आला कमान के आदेश हैं, सारी पार्टियों के जो आला कमान है उनके आदेश हैं कि मत प्रतिशत को किसी भी हाल में बढ़ाया जाना चाहिए और उसके लिए सभी अपनी अपनी माथापच्ची में उसमें लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ सर से ये भी जानना चाहूंगी कि हर बार कहा जाता है कि जो राजनीति के जानकार हैं वो कहीं न कहीं अपने आकलन कर लेते हैं मतदान के बाद, पहले चरण के मतदान के बाद भी जो लोग हैं अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जो मतदाता का रुख है वो किस तरफ जा रहा है या वो कहाँ वोट कर रहा है। तो इस बार क्या मतदाता बहुत जागरूक हो गया है या मतदाता साइलेंट रहा है या इस बार मतदाता का रुख भांपना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? सर। जी डिम्पल जी, धन्यवाद। मैं पहले आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जो आपने एक बात कही कि जो मतदाता है वो आखिर किस तरफ जा रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि पहले ही चरण के जो मतदान हुआ था 19 अप्रैल को, उसमें मतदाता अधिकतर साइलेंट था। और उस साइलेंट का ही असर है कि कई जगहों पर जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कोई भी राजनीतिक दल ये स्पष्ट ही नहीं कर पा रहा था कि हम जीत रहे हैं या सामने वाला जीत रहा है। सभी प्रत्याशियों की तरफ से भी और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से भी अभी तक यही आया है कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, तो इसीलिए साइलेंट तो इस बार मतदाता जबरदस्त है। अब बात करते हैं जिस मुद्दे पर आज हम लोगों ने बहस शुरू की कि मत प्रतिशत कैसे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले 2004 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, मेरठ लोकसभा सीट की ही, तो मेरठ की लोकसभा सीट पर 2004 में 52.4% यहाँ का मत प्रतिशत रहा था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के शाहिद अखलाक यहाँ से सांसद चुने गए थे। क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से थे, दलित वोट बैंक था और मुस्लिम वोट बैंक था, उसको साधते हुए उन लोगों ने जो है मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया था यहाँ से। अब आते हैं हम इसके बाद जो चुनाव हुआ 2009 का। 2009 का चुनाव भी काफी दिलचस्प था। क्यों कि मत प्रतिशत तो भले ही वहां पर 48.2% रहा हो, लेकिन भाजपा ने एक जबरदस्त तरीके से एंट्री की थी। पहली बार राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद चुने गए थे। अब इसके बाद में तीसरा चुनाव जो आता है 2014 का। 2014 में उस समय ये कहा जाता था कि भाजपा की आंधी चल रही है। उस आंधी का ये असर था, एक लहर थी जबरदस्त, ये कहा जाता था आम उसमें। तो उस समय का जो वोट प्रतिशत रहा था मेरठ का, क्योंकि उस समय एक ऐसा मिजाज था, सामने जो बीजेपी के सामने लड़ रहे थे, शाहिद मंजूर भी लड़ रहे थे, मुस्लिम थे समाजवादी पार्टी से, शाहिद अखलाक भी लड़ रहे थे। तो ऐसा एक माहौल बना हुआ था, पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा था, मुस्लिम एक तरफ, हिंदू एक तरफ। तो यहाँ का मेरठ का जो मत प्रतिशत था 67 पॉइंट लगभग 1 के लगभग पहुंच गया था। और यहाँ सर लगभग 1.5 लाख के लगभग में जो है राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से सांसद चुने गए थे। जब जब मत प्रतिशत मेरठ का बढ़ता है तो ये कहा गया है कि बीजेपी को बड़ा फायदा होता रहा है। अब 2019 की हम बात करें तो 2019 में भी बशर्ते राजेंद्र अग्रवाल तीसरी बार भी यहाँ से सांसद चुने गए, लेकिन मत प्रतिशत इतना नहीं गिरा था, मतलब 64 के लगभग मत प्रतिशत 2019 में भी रह गया था। अब सवाल उठता ये है, क्योंकि पहला जो चरण का जो चुनाव हुआ है, मतदान जो हुआ है, उसमें जो मत प्रतिशत गिरा है उसको लेकर के मेरठ की जनता और मेरठ के राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति करने वाले लोग, सभी लोग चिंतित हैं। कई मुद्दों पर हम लोग इसको देख सकते हैं, कई एंगल से हम लोग देख सकते हैं कि मत प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी जहां प्रशासन की होती है, वहीं राजनीतिक दलों की भी होती है। क्योंकि ये पूरे देश का चुनाव होता है, इसमें देश के व्यक्तित्व का, यानी कि देश की एक ऐसी संसद का चुनाव है जिसमें हम लोगों को जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ के लोगों का अभी भी ये कहना है कि इस बार जिला प्रशासन ने भी जागरूकता में जो जन जागरूकता फैलानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही की है।
और इसी का नतीजा है कि पहले चरण में हम लोगों को थोड़ा-सा डिबेट खानी पड़ी है। और मतलब ये समझ लीजिए कि जो हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, सब सामाजिक संस्थाओं की ज़िम्मेदारी बनती है, उन सब की ज़िम्मेदारी यही है कि मत प्रतिशत बढ़े और उम्मीद भी ये लगाई जा रही है कि सेकंड राउंड में बहुत ही अच्छा मत प्रतिशत आने की संभावना है। उम्मीद है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए, मतदान प्रतिशत कितना रहेगा, ये तो 26 अप्रैल को ही मालूम चल सकेगा। हम उस दिन भी इसी तरह यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे आपके साथ, और तब तक लोकसभा चुनाव के ताज़ा अपडेट देखने के लिए बने रहिए amarujala.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।